सिडो सिडो, बैठ जाइए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला आपका वो क्या है? जेनेटिक्स। कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, पहले उस पॉइंट पे आते हैं और फिर एक एक करके इसकी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना? तो को जेनेटिक्स जो है, आपको पता है अगर मैं नीट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? जेनेटिक्स से। अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड में जैसे आपने को पता ना कि सर क्या लिखना है, कॉपी को कैसे फिल करना है, तो आपको पता है इस वाले टॉपिक में कॉपी को फिल करना भी बड़ा ही आसान है। फिल करने का मतलब है कि एक पेज हमें लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना होता है। जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है कि क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो कॉपी फटाफट फिल हो जाती है, वही कहानी यहाँ भी है। मैथमेटिकल अप्रोच हम यहाँ पर यूज करेंगे। और बायोलॉजी में यही एक ऐसा सेक्शन है, जैसे मान लो बायोलॉजी में डिफरेंट टॉपिक की बात करते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो। यहां पर क्या है कि कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ये भी पता है, तब भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आपने उठाया, क्वेश्चन आप पढ़ लो, आपको समझ में आ रहा है उसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, वो अप्लाई करोगे तब रिजल्ट आएगा ना। कुछ वैसी कहानी यहां भी है जेनेटिक्स में। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझना भी आसान है और पढ़ने में भी मजा आने वाला है। उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे और स्कोरिंग भी है। सबसे बड़ी बात क्या है? स्कोरिंग भी है। तो उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पे। कैसे इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, अब उस पॉइंट पर आते हैं। जैसे मान लो पीछे वालों जो बात कर रहे हैं वो बात ना करें बेटा। यहाँ पे सपोज आज जो है हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो कॉपी में लिखने वाले हैं उसी के बारे में बात करता हूं मैं। जैसे मान लो आज मैंने कोई पहला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कराया और उसको आपने कॉपी में लिखा, ठीक है? तो कॉपी में बेटा क्लास शुरू हो गई, हीरो क्लास शुरू हो गई बेटा, है ना? यहां पे जैसे पहला पॉइंट आपने कुछ कॉपी में लिखा, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया और मैंने कॉपी में लिखवा दिया। सेकेंड पॉइंट फिर मैंने कोई है एक्सप्लेन किया, कॉपी में लिखवा दिया। कॉपी में जो लिखा है उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। और हर बार जब कोई टॉपिक कंप्लीट होगा, हर 15 से 20 मिनट के अंदर मैं पूछता हूं कि जितनी इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया उसमें कोई डाउट है क्या? 99.9% आप बोलोगे नो सर। ये मेरा टारगेट है। मैंने क्या बोला कि मैं पूछूंगा कोई डाउट, आप क्या बोलोगे? नो सर। ये डे 1 से मैं लेके चल रहा हूं, आज भी प्रूफ करेंगे और आगे भी प्रूफ करेंगे। तो कॉपी में कुछ भी लिखा उसमें कोई डाउट नहीं आने दूंगा। अब मान लो मैं थर्ड पॉइंट पे आ गया और मुझे लगता है, होता क्या, जैसे डाउट हम किसको बना लेते हैं कि ये डाउट है, बेसिकली वो डाउट होता ही नहीं है, वो क्या है वही मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये थर्ड पॉइंट है, हर लेक्चर का एक टाइम ड्यूरेशन है। आज जेनेटिक्स कंप्लीट तो नहीं हो जाएगा, इसका मतलब जेनेटिक्स की सारी इंफॉर्मेशन आज अपने सामने नहीं आएंगी। तो मान लो तीसरे पॉइंट पर हम आ चुके हैं और ये जो तीसरा पॉइंट है इसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये थर्ड, भाई कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पॉइंट आपको तभी समझ में आएगा जब इससे रिलेटेड फोर्थ पॉइंट मैं आपको समझा दूं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब समस्या क्या कि फोर्थ पॉइंट आपको अगले लेक्चर में मिलेगा और थर्ड पॉइंट अपने को आज मिल रहा है और मुझे आज थर्ड पॉइंट आपको समझाना है। तो इसके लिए थर्ड पॉइंट को समझाने के लिए मुझे फोर्थ पॉइंट के कुछ पॉइंट को आज डिस्कस करना पड़ेगा, ताकि उन पॉइंट्स के बिहाफ पर हम थर्ड पॉइंट को समझ लें और इसकी इंफॉर्मेशन कॉपी में लिख लें। और फिर लिखने के बाद बोलूंगा कोई डाउट इसमें, आप बोलोगे नो सर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसके बारे में बाहर आके पूछते हैं, जबकि डाउट है ही नहीं। ये तो वो पॉइंट है जो नेक्स्ट लेक्चर में आपके कॉपी में आएगा। मतलब कॉपी में जो लिख लिया, पीछे वाला बटो, कॉपी में जो लिख लिया, कॉपी में जो लिख लिया उसमें कोई डाउट नहीं आने दूंगा मैं। और मैंने बोला हर थोड़े थोड़े इंटरवल में पूछता रहूं कोई डाउट, कोई डाउट, तो मैंने बोला 99.9% आप बोलोगे नो सर। ये मेरा टारगेट है।
दूसरी बात, यानी मैंने क्या बताया, डाउट क्या है, कॉपी में जो लिखा उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपका डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, और बिल्कुल चाहे वो सिंपल हो चाहे टफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डाउट है तो आपको मेरे से पूछना है। एक बात को समझाने के 10 तरीके हैं। अगला पॉइंट, तो डाउट क्या ये समझ में आ रहा है, कॉपी में लिख लिया उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको पूछना है। दूसरी बात, जैसे होता क्या है कि सर मैं रोज क्लास आता हूं, सब कुछ लिखता भी हूं, मेरे नोट्स बुक को भी देख लो आप, फिर भी नंबर में वेरिएशन क्यों आ रहा है, तो उसकी बात करूं मैं। बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक चलता हो, पहली क्लास है इसलिए बस सारी बातें हो रही, उसके बाद तो टॉपिक की शुरुआत ही होती है। कोई भी टॉपिक बायोलॉजी में चल रहा है जो 1 घंटे 20 मिनट या 25 मिनट में आपने पढ़ा है, अगर आपका फोकस 100% है तो घर पे जाके वो टॉपिक 15 से 20 मिनट में आप रिवाइज कर लेते हो। अगर ऐसा है तो समझना कि आपकी इफिशियंसी क्लास में पूरी तरह से है, और नहीं तो जितना टाइम यहां लगा रहे हो इतना ही टाइम अगर घर पे भी रिवाइज करने में लग रहा है तो मतलब क्लास में फोकस नहीं है। जब 720 की शुरुआत हुई थी, शोएब आफ्ताब, उसको भी पढ़ाया बेटा, तो मेरे कहने का मतलब है जिसका सिलेक्शन होने वाला होता है, जैसे आपको सब कुछ ठीक चल रहा है पेपर वगैरह सब, तो आपको फील आने लगता है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, वो समझ में आने लगता है, और आप में से कुछ फिल्टर आउट कर लेंगे, हाँ ये बच्चा अच्छा कर रहा है, ये बच्चा हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो समझ में आता है कि ये अच्छा कर रहा है, ये सिलेक्शन देगा। अब उसमें मान लो मैंने 1 लिखा, 0 1 के पहले लगेगा कि 0 1 के बाद लगेगा, यानी फर्स्ट रैंक देगा कि 10 रैंक देगा, वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है 1 से 20 के आसपास जो भी रैंक लाते हैं ना, उनका माइंडसेट सबका सेम होता है। उस दिन जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, होता है ना एक दिन होता है किसी का, उस दिन रैंक डिसाइड हो जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो बाकी माइंडसेट सबका सेम होता है। जिस साल शोएब आफ्ताब ने रिजल्ट दिया फर्स्ट रैंक, उससे भी अच्छे बच्चे उस बैच में थे, लेकिन वही होता है, मैं बोला वो डे था उसका, इसलिए वो फर्स्ट रैंक लेके आ पाया। तो ऐसे कई रिजल्ट, होता क्या है, टॉप 100 तो पूछना ही नहीं है, कितने सारे। तो मेरे कहने का मतलब बस एक काम करना, क्लास में पूरी तरह से फोकस रहना। अपने को इस बार 12th भी पढ़ना है, अपने को 11th भी पढ़ना है, बोर्ड भी देना है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर हम चलेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और मैंने पहले बोल दिया कि कॉपी में जो लिख लोगे ना उसमें डाउट नहीं आने दूंगा, मतलब नहीं आने दूंगा, और जो कॉपी में आपने लिख लिया उससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो तो किसी और से भी सॉल्व नहीं होगा, वो आउट ऑफ सिलेबस ही होगा, इसकी भी गारंटी है। भाई हमें करना क्या है, जो आप पढ़ रहे हो वो समझ में आ जाए, एनसीईआरटी पढ़ें वो समझ में आ जाए, और मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अरे यही 2-3 काम तो करने हैं भाई, अरे बोलो। एक और बात, चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो मैंने शुरू किया जेनेटिक्स, मैं कोई पॉइंट समझा रहा हूं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, सपोज मैंने एक लाइन बोली, अब लाइन सुनते ही ये नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेशन से ही मुझे समझ में आता है कि मेरी बात अब तक पहुंच पाई कि नहीं पाई है। हां, अगर वो पॉइंट समझने के बाद कॉपी में आपने लिखा, नहीं समझ में आया तो एक्सप्रेशन बदलना है ना भाई, कि पहले सुनते एक्सप्रेशन बदल लोगे। अरे अभी बोला है, समझाना तो अभी बाकी होगा, तो एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक रखना है। एक और बात, टीचिंग यहां पर 2 वे, मतलब ऐसा नहीं आपको पूरा टाइम दूंगा पूछने के लिए, जो मर्जी पूछ लेना, और मैं भी पूरा टाइम लूंगा पूछने के लिए। मॉड्यूल कब डिस्कशन होगा वो सब आपको पता चल जाएगा, टेस्ट का सिलेबस क्या वो सब आपको पहले ही पता रहेगा, सब कुछ प्लानिंग से, रैंडम कुछ भी नहीं कि कल मॉड्यूल लेके आना डिस्कस करना, नहीं, आपको पता रहेगा कि कल मॉड्यूल का डिस्कशन होने वाला है। तो मान लो एक टॉपिक है मेंडलिज्म, मैं बताता हूं, मान लो मेंडलिज्म एक टॉपिक है जिसमें मेंडल की बात करेंगे, ठीक है, और मान लो मेंडलिज्म को हमने 7 लेक्चर में कंप्लीट किया सपोज, तो मेंडलिज्म अगर 7 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मेंडलिज्म के डिफरेंट क्वेश्चंस को अपने डिस्कस करना होगा, पर करना होगा ना। तो मान लो 7 लेक्चर हो गया, मेंडलिज्म कंप्लीट हो गया, तो मैं आपसे बोलूंगा कि नेक्स्ट 2 लेक्चर के बाद, यानी 2 लेक्चर मैंने और टाइम दिया आपको, मॉड्यूल के क्वेश्चन यहां से लेके यहां तक सॉल्व कर लेना और क्लास में लेकर के आना। अच्छा ना, आपको पता है भाई कि 2 लेक्चर बाद हमारा मेंडलिज्म का क्वेश्चन डिस्कस होंगे,
अब आपको जो भी डाउट होगा वो क्वेश्चन मेरे साहब को पूछना है, बिल्कुल पूछना है। वो क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, मेंडलिज्म की इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई, तो क्या अब माने कि मेंडलिज्म पूरी तरह से कंप्लीट हुआ ना? तो जिस दिन मॉड्यूल का डिस्कशन होगा यानी क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, पहले आप पूछोगे मेरे से, फिर मैं पूछूंगा, फिर मैं पूछूंगा। अब जैसे होगा क्या, जैसे मैं ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछूंगा कि हाँ भाई अब इस रो से मैं कोई क्वेश्चन पूछने वाला हूं, मैं ऐसे बोलूंगा, तो मैं बता सकता हूं कि इनमें से उनके पास जवाब है कि नहीं है और इनके पास जवाब है कि नहीं है। मैं बता सकता हूं कि इनके पास उस क्वेश्चन का जवाब है कि नहीं है। वो भी कैसे पता चलेगा? एक्सप्रेशन से। अगर जैसे मैं बोलूंगा ना इस रो से क्वेश्चन पूछने वाला हूं, समझ ना, जिसके पास जवाब नहीं होगा ना, वो गर्दन कभी इसके मूड़ी के पीछे मुंडे है ना, कभी इसके ऐसे करेगा, आई कांटेक्ट होगा ही नहीं, तो समझ जाओ कि उसको टारगेट करना है। सिंपल तरीका है, एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक रखना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि जिस दिन मॉड्यूल का डिस्कशन होगा क्वेश्चन पूछूंगा, आए या ना आए, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई होना चाहिए, ताकि मुझे पता ना चले कि मुझे क्वेश्चन किससे पूछना है। और मेरा टैलेंट कितना बताने के बाद भी मैं पकड़ लूं कि कौन स्यूडो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है अपना, क्योंकि आपको पता है ये टैलेंट सब में नहीं होता स्यूडो कॉन्फिडेंस वाला, है कि नहीं? अगर आप बिना टिकट ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो हर काला कोट वाला टीटी ही नजर आता है, तो वही बात हो रही है। तो इसलिए एक्सप्रेशन ठीक रखना, आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा और मैं भी पूरा मौका लूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए। उस दिन पूछा जाएगा जिस दिन ये सब कंप्लीट हो जाएगा। भाई आपने पूरा मॉड्यूल याद कर लिया, समझ लिया, तब तो क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, तो मैं पूछ सकता हूं। और जब क्लास में मैंने पूछ लिया, आपने क्वेश्चन सॉल्व दिया, तो आने दो ना टेस्ट में, क्या दिक्कत है? उस टाइम पता है जब ऐसा टॉपिक होता है ना, इस लेवल पे कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आप सोचते हो कि टेस्ट अगले हफ्ते नहीं आज ही हो जाए तो अच्छा होता है। ये लेके चलना आपको, और ये लेके चलोगे ना तो टॉपिक कंप्लीट भी होगा, उसको कई बार आप रिवाइज भी कर पाओगे और आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। ये तरीका होता है सिलेक्शन का। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई, समझ में आ रही बात? तो एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक रखना है, जो भी पढ़े वो। अच्छा, मेरी भी कोशिश रहेगी कि एक्सप्रेशन बिगड़े ना, मतलब जो मैं पढ़ाऊं वो समझ में, और जो भी पढ़ा वो घर में 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाए। मतलब मेरी भी कोशिश रहेगी कि उस टॉपिक को बाइंड अप करते वक्त लास्ट तक उसको 15 से 20 मिनट तक ला करके रख दूं और आप घर पे जाओ फटाफट 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाए। डाउट क्या है? कॉपी में जो आपने लिखा उसमें जो नहीं समझ में आया वो आपका डाउट है। कॉपी में जो नहीं लिखा, अब ये पॉइंट आज आप नहीं लिखोगे, बस इसको समझाने के लिए मैंने इसके बारे में बात की। ये कॉपी में नहीं आया मतलब इसके रिलेटेड कोई भी डाउट दिमाग में आना नहीं चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? शुरुआत कर सकते हैं। हेडिंग लगाओगे आप जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, और इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखो, यहां पर एक टर्म है हेरिडिटी और एक टर्म है वेरिएशन। कुछ भी अभी लिखना नहीं है आपको। एक टर्म है हेरिडिटी और एक टर्म है क्या? वेरिएशन। इन दो के बारे में बात करते हैं। देखो, हेरिडिटी और वेरिएशन, इन दोनों का क्या मतलब है, पहले इसी को समझेंगे। जेनेटिक्स का जो डिफिनीशन उसमें आप ये लिखते हो, द ब्रांच ऑफ साइंस, कुछ भी अभी लिखना नहीं है, सुनना है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब सवाल यह है कि इस डिफिनीशन में दो टर्म आया है। एक टर्म कौन सा आया? हेरिडिटी, और दूसरा टर्म क्या है? वेरिएशन। तो इस हेरिडिटी का क्या मतलब है, पहले इसको टारगेट करते हैं। हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना, या ये बोल दूं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर होने का पैटर्न है, जो तरीका है, उसके लिए भी एक टर्म है, वो अभी आगे आएगा। लेकिन हेरिडिटी का मतलब क्या मैंने बोला?
ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है ना। अभी कॉपी में कुछ लिखा क्या, मतलब कोई डाउट? समझ रहे हो ना, बात करेंगे, बात करने के बाद जब समझ लेंगे तो लिखेंगे, तो डाउट कहां से आएगा? और डाउट आएगा तो पूछना है। अरे बोलो। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, एक टर्म मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्लोन। शायद आप सबने ये टर्म सुना होगा। क्लोन जानते हो ना, क्या होता है क्लोन? क्या बेटा? एग्जैक्ट कॉपी है ना। अच्छा, किस मामले में एग्जैक्ट कॉपी है? अब मान लो कुछ लोगों के पास, एक बात और बताता हूं, मान लो कुछ लोगों के पास जवाब है और कुछ लोग जानते ही नहीं क्लोन क्या है, तो जो लोग नहीं जानते ना, उनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब उनको डिप्रेस नहीं होना है। क्यों भाई? ये तो आगे है, पढ़ेंगे हम लोग। समस्या ये नहीं है कि जो आगे पढ़ना मैं पूछ रहा हूं जवाब नहीं है, समस्या तब है जब 5 लेक्चर हमने पढ़ लिया और पता लगा दूसरे लेक्चर की इंफॉर्मेशन पूछ रहा और नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम है। मतलब ये बताता है कि उस टॉपिक को फिर से हमें रिवाइज करने की आवश्यकता है। क्लोन क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लोन नहीं बनता है। मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया था, आप सब जानते हो। पी प्लांट में भी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस किससे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन की बात करें, हमारे अंदर भी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होता है किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने बोला यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लोन नहीं बनता है। यूजुअली बोला क्योंकि इसका एक्सेप्शन है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनो ट्विंस जानते हो ना, एक ही जाइगोट से जब ट्विंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और वो आपस में क्लोन होते हैं, वो आपस में। अच्छा, नॉर्मली बोल चाल के भाषा में यही तो बोलते हैं क्लोन का मतलब जो एक दूसरे से समानता दिखाए। अरे बोलो ना। तो उसी को मुझे समझाना कि क्लोन है क्या। हम बोलते हैं कि हमारे अंदर जो कैरेक्टर है वो किसी जीन की वजह से है। हमारे अंदर जो कैरेक्टर वो किसी जीन की वजह से। तो क्लोन का मतलब क्या है ये समझाता हूं आपको। जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो प्लांट जिसमें नेक्स्ट जनरेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्रोड्यूस होता है, उसमें क्लोन आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो ट्यूबर। क्या मैं बोल रहा हूं? पोटैटो ट्यूबर। तो मान लो ये मैंने लिया पोटैटो ट्यूबर, ठीक है, पोटैटो की बात कर रहा हूं। इसको मैंने 2 पार्ट में कट कर दिया। पोटैटो को मैंने 2 पार्ट में कट कर दिया। सपोज इस हिस्से को मैंने बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी। अगर आप, कितने लोग हैं जो पोटैटो के क्रॉप को देखा है? तो आपने देखा होगा ना, इसी ट्यूबर को तो कट करके सॉइल में लगाते हैं और प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो मान लो इसको हमने 2 पार्ट में कट कर दिया, ये हिस्सा ए और ये हिस्सा बी है, ठीक। अब फार्मर के पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है, मान लो 2 पार्ट है, एक एग्रीकल्चरल लैंड को मैंने ए बोल दिया और दूसरे वाले को मैंने बी बोल दिया। तो समझना, एक एग्रीकल्चरल लैंड ए है और दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड बी है। इस ए वाले एग्रीकल्चरल लैंड में सपोज इस ए वाले पार्ट को इसने लगा दिया और बी वाले को इस बी एग्रीकल्चरल पार्ट में यहां लगा दिया। यानी मैं फिर से बोलता हूं, 2 तरह का एग्रीकल्चरल लैंड है, ए और बी। ए वाले एग्रीकल्चर लैंड की तरफ ये ए टुकड़ा लगाया गया और बी वाले एग्रीकल्चर लैंड की तरफ ये बी टुकड़ा लगाया गया, ठीक है ना। अब कहानी क्या है इस ए एग्रीकल्चर लैंड की, इसकी बताता हूं। इस लैंड में प्रॉपर मिनरल्स हैं और जितना वाटर चाहिए वो भी मिल रहा है। जबकि इधर की बात करूं तो यहां पर मिनरल्स की कमी है और प्रॉपर वाटर भी नहीं मिल रहा है। बताओ, ऐसे कंडीशन में क्या दोनों तरफ पोटैटो का प्रोडक्शन सेम होगा? क्या नहीं होगा ना। जबकि दोनों जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट की बात करें सेम थे, दोनों का जीन वगैरह क्या था? सेम था, लेकिन दोनों से प्रोडक्शन सेम, क्योंकि जीन आ जाने से कैरेक्टर नहीं आता, कैरेक्टर जीन के एक्सप्रेशन से आता है। मैंने बोला जीन रखने से कैरेक्टर नहीं आता। बेटा हेलो, तुम खड़े जाओ बेटा, तुम खड़े जाओ बेटा। हाँ बेटा, क्या नाम है बेटा? सचिन, नितिन, आगे जाओ बेटा। हाँ, नैतिक, नैतिक। तो बेटा फोकस इधर है ना, समझ रहे हो ना, फोकस इधर। पीछे वालों पे ज्यादा निगाह रहती है, टीचर ऐसे नहीं पढ़ाता है, ऐसे ही पढ़ाता है। तो अगर खुराफात करना तो आगे बैठो।
पीछे नहीं, ठीक है, बैठ जाओ बेटा। कोई डिस्टर्ब करा वही बताओ। मैंने पहले बोल दिया कि कोई डाउट नहीं आएगा, तो कैसे डाउट नहीं आएगा, जब कंसंट्रेशन इधर रहेगा तब ना। नहीं तो उन लोगों से तो मैं क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ जो बीच बीच में ऐसे बात करते रहते हैं, उनसे जरूर क्वेश्चन पूछता हूँ। इसलिए फोकस इधर, मैंने बोला पहले ही मजा आएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि क्लास का डिसिप्लिन जो वो मेंटेन रहे। पढ़ाई तो पढ़ाई, उसी फोकस, उसमें इधर उधर का एग्जाम्पल जब आएगा तो देख लेंगे, अभी कुछ ऐसा नहीं आ रहा। तो पॉइंट पे आता हूं। मैंने बोला इधर पोटैटो का प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा, इधर पोटैटो का प्रोडक्शन क्या होगा, कम। जीन रखने से कैरेक्टर नहीं आता, जीन के एक्सप्रेशन से आता है, ये मैंने बोला। इसको मैं कई एग्जांपल से प्रूव कर दूंगा। जैसे मान लो हमारे अंदर वो जीन किसी के अंदर प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसकी हाइट 6 फीट होनी चाहिए थी, ठीक है। जीन हाइट को कंट्रोल करने वाला है, और वो जीन उस आदमी के अंदर प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए थी, 6 फीट होनी चाहिए थी। लेकिन पता लगा उसको खाने को बैलेंस डाइट मिला ही नहीं, उसके डाइट में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई, तो प्रॉपर फूड ही नहीं मिल रहा है, तो क्या उसकी हाइट 6 फीट हो जाएगी, नहीं होगी। जबकि जीन उसके पास हाइट का था 6 फीट वाला, लेकिन तब भी उसकी हाइट 6 फीट नहीं हो पाई। तीसरा एग्जांपल, इंसुलिन आप सब जानते हो, इंसुलिन कहां से बनता है, पैंक्रियास। अब मेरा क्वेश्चन, क्या इंसुलिन बनाने वाला जीन यहां पर है कि नहीं है, क्या हम डिप्लॉयड हैं, क्या हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, इसमें से जो क्रोमोसोम नंबर 11 है उस पर इंसुलिन वाला जीन है, ठीक है, 11 पे इंसुलिन का जीन होता है। तो यहां भी तो ये डिप्लॉयड सेल ही है, और यहां भी 46 क्रोमोसोम है, और यहां भी क्रोमोसोम नंबर 11 है, तो यहां भी इंसुलिन का जीन है, लेकिन इंसुलिन यहां से, क्योंकि जीन रखने से कैरेक्टर नहीं था जीन के, तो जहां से उसका एक्सप्रेशन आ रहा है वहां से इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। यानी जीन आने से कैरेक्टर नहीं आएगा, जीन के एक्सप्रेशन से आएगा। तो क्लोन का मतलब, मैंने क्लोन से शुरुआत की थी, डिफरेंट एग्जांपल इसे लिखा। क्लोन का मतलब है जो जीनोटिपिकली जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट जिनका क्या हो, सेम हो। इन दोनों का जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट क्या था, सेम है, तो ये क्लोन है। लेकिन एक्सटर्नल अपीयरेंस भी सेम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जीन आने से कैरेक्टर नहीं आता है, जीन के एक्सप्रेशन से आता है। अगर मैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात कर रहा था जो आइडेंटिकल थे, अगर मान लो उन ट्विंस को मैं अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन रख दूं, सपोज एक को मैं साउथ अफ्रीका लेके चला गया और एक को यहीं पे रख रहा हूं, 15 साल बाद दोनों को मिलाएंगे तो क्या दोनों में डिफरेंसेस दिखेगा नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, जबकि दोनों का जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट क्या था, सेम था। अब वहां का इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है और यहां का इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, अलग है, इसीलिए एक्सप्रेशन भी अलग अलग है। तो जीन रखने से कैरेक्टर नहीं था जीन के, दिमाग रखने से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ने से होता है। पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे में दिमाग तो सर ऐसा ना पूछो मत, लेकिन पढ़ेगा नहीं तो दिमाग का अचार डाल के तो सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। और मेडिकल स्पेशली बता रहा हूं, अगर आपका आईक्यू थोड़ा कम है तो भी चलेगा, मेडिकल लेबर मांगता है, मेहनत करेगा वो, उसका सिलेक्शन होगा ही। अरे बोलो। तो क्लोन का मतलब समझ में आ रहा है ना, क्लोन का मतलब क्या हो गया, जो जीनोटाइपिकली जीन लेवल पे बात करें सेम होगा, बाहरी एक्सप्रेशन भी सेम हो ये जरूरी नहीं है। तो मैं लौट के आता हूं यहां पे, द ब्रांच ऑफ साइंस। अब हम कॉपी में लिखेंगे इतनी बातें करने के बाद। अब बोलो सर क्लोन तो यहां आया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी मैं एग्जांपल लेता हूं वह आज नहीं तो कल आपके कॉपी में कहीं ना कहीं आ जाएगा। वही एग्जांपल हम लेंगे जिसकी चर्चा आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कॉपी में होने वाली है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। लिख सकते हैं, लिखेगा, जेनेटिक्स को डिफाइन करिएगा। द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science which deals the study of, the branch of science which deals the study of heredity and variation, the branch of science which deals the study of heredity and variation is called genetics. Is called genetics. इस डिफिनीशन में दो टर्म हमने लिखा है, कौन कौन सा बताओ, एंड वेरी, इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे।
और सबसे पहले इसमें हेरिडिटी की बात करेंगे हम लोग, हेरिडिटी। तो इन दोनों टर्म में से सबसे पहले हम किसको डिफाइन करेंगे? हेरिडिटी। बताओ, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू, या शायद ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। लिखते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, या प्रोजनी भी लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजनी, या और क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू, तो और करके ये भी लिख लीजिएगा, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजनी या और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन is called heredity, is called heredity। लिख लिया? कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। अब लगता है कि इसके बाद अगला टर्म क्या है, तो हमें वेरिएशन डिस्कस करना होता, लेकिन इसको टारगेट करने से पहले एक टर्म है इनहेरिटेंस। क्या है? इनहेरिटेंस। ये दोनों टर्म इतने मिलते जुलते हैं कि कई बार हेरिडिटी की जगह इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस की जगह हेरिडिटी टर्म यूज कर लिया जाता है। तो हमें समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसीलिए अगला टर्म हम किसको डिफाइन करेंगे? इनहेरिटेंस को। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। ठीक है, अब समझना, पहला पॉइंट मान लो था अपना जेनेटिक्स का डेफिनेशन, जिसमें आया हेरिडिटी और वेरिएशन। दूसरा पॉइंट था क्या? हेरिडिटी क्या है, और तीसरा पॉइंट क्या है? ठीक है, अब समझना, इस इनहेरिटेंस को समझाने के लिए मुझे कोई एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। और थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मान लो ये तीसरा पॉइंट है और इसको समझाने के लिए मुझे इस चौथे पॉइंट की आवश्यकता पड़ रही है, जो आज हम पढ़ने वाले, लेकिन इसको समझना है तो इसके बारे में बात, तो क्या डाउट इससे होगा क्या दिमाग में? नहीं। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलूं? तो यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए कि आखिर इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में डिफरेंस क्या है। एक एग्जांपल में ले रहा हूं, एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है एल्बिनिज्म। क्या नाम है? कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कुछ भी ले सकते थे। फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, कुछ भी ले सकते थे। एक एग्जांपल मैंने ले लिया एल्बिनिज्म, और इस डिजीज में इंडिविजुअल का स्किन कलर व्हाइट हो जाता है। स्किन कलर व्हाइट हो जाता है, देखते हो ना, बिल्कुल स्किन क्या होने लगता है? व्हाइट होने लगता है। उसी बीमारी का नाम है क्या? एल्बिनिज्म। अब ये जो एल्बिनिज्म है ये किस जीनोटाइप में होगा? तो इंडिविजुअल, जैसे हम सब में मैक्सिमम लोग नॉर्मल है, नॉर्मल स्किन कलर है। तो अगर कैपिटल ए जीनोटाइप अगर होगा, यानी अगर ये जीन प्रेजेंट है कैपिटल ए, तो इंडिविजुअल नॉर्मल होता है, उसको वो बीमारी नहीं होगी। नॉर्मल स्किन कलर जैसा अपना है वैसे ही होगा। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो इसको हम बोलते हैं कि वो कैरियर है। क्या है? कैरियर। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड कैरियर, वो अभी मैं नहीं टारगेट करना चाहता, क्योंकि मेरा टारगेट अभी एल्बिनिज्म पढ़ाना नहीं है, मेरा टारगेट है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या वो समझाना। तीसरा ले रहा हूं यहां पर स्मॉल ए। अगर ये जीनोटाइप होगा तो उसको ये बीमारी हो जाएगी, यानी ये एल्बिनिज्म इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एल्बिनिज्म। अब मेरा क्वेश्चन क्या समझिएगा, मान लो फादर जो है वो एल्बिनिज्म के लिए कैरियर है, बताओ कैरियर के लिए क्या जीनोटाइप लिखोगे? कैपिटल ए स्मॉल है, मैंने बोल दिया कैपिटल ए स्मॉल है। और मदर भी इस बीमारी के लिए कैरियर है, तो क्या उसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए होगा? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फादर और मदर दोनों एल्बिनिज्म के लिए कैरियर अगर हैं,
तो प्रोजेनी में एल्बिनिज्म होने का परसेंटेज कितना होगा? 50%। अच्छा, किसी ने 50% बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, कोई 25 भी बोल रहा है क्या? 25? कोई 100 भी बोल रहा है? खैर, आप बताओ, आप इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पता हो कि इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है, और यही है इनहेरिटेंस। यही क्या है? इनहेरिटेंस। चलो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि आखिर एल्बिनिज्म होने का परसेंटेज क्या होगा। देखते हैं, क्या इससे 2 टाइप गैमीट बनेगा? एक गैमीट होगा जिसमें आएगा कैपिटल ए, दूसरे में स्मॉल ए, और यहां भी 2 टाइप गैमीट बनेगा, कैपिटल ए और यहां पे आएगा स्मॉल ए। यही आएगा ना? अब अगर ये गैमीट इसके साथ फ्यूज हो जाए, कैपिटल ए, तो बताओ इस कंडीशन में इंडिविजुअल क्या था? अच्छा, मैंने पहले इसलिए लिखा था कि आपको पता चले किसमें क्या होगा। अब अगर ये गैमीट इसके साथ फ्यूज हो जाए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो बताओ क्या ये कैरियर हो जाएगा? ठीक है, अगर ये इसके साथ फ्यूज हो जाए कैपिटल स्मॉल ए तो भी कैरियर हो जाएगा, और अगर इसके साथ हो जाए स्मॉल ए तो ये अफेक्टेड हो जाएगा, इसको बीमारी हो जाएगी, यानी ये एल्बिनिज्म इसमें देखने को मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन 1 2 3 4, इन 4 में से क्या एल्बिनिज्म सिर्फ एक में ही देखने को मिला? तो एल्बिनिज्म होने का परसेंटेज कितना हो गया? 25%। यानी एल्बिनिज्म का परसेंटेज कितना हो गया? 25। अगर मैं बोलता नहीं बताओ नॉर्मल का परसेंटेज, तभी 25। नॉर्मल पूछा तभी 25, और बोलता नहीं बताओ कैरियर का परसेंटेज 50%। अरे भाई 1 2 3 4, 4 में से 2 ही में कैरियर है, तो परसेंटेज 50 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व, एल्बिनिज्म नहीं, कोई क्वेश्चन और भी हो सकता था, कोई और एग्जांपल हो सकता था, अगर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें यह पता हो कि इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है। एल्बिनिज्म जिस तरीके से इसका जीन ट्रांसफर हो रहा है, वैसे कलर ब्लाइंडनेस का जीन ट्रांसफर नहीं होता है, उसका तरीका अलग है। तो इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है समझना। हेरिडिटी में आपने क्या बोला था? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू, कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना हेरिडिटी, और वो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्या प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं क्या? इनहेरिटेंस। और इसीलिए जेनेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ, यानी हम ये जानना चाहते हैं कि वो कैरेक्टर जा रहा है तो किस प्रिंसिपल से जा रहा है। अगर वो पता है तो कोई भी क्वेश्चन अपने से पूछा जाए, उस क्वेश्चन का जवाब अपने पास होगा, टॉपिक बदलेगा तो प्रिंसिपल भी बदलेगा। इसीलिए डिफरेंट कैरेक्टर कैसे हमारे अंदर, या मेंडल ने जिस पी प्लान का चुनाव किया था उसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, वो हमें पढ़ना है, और इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या? इनहेरिटेंस। तो सिंपल वे में कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना हेरिडिटी है, और कैसे जाएगा? इनहेरिटेंस है। यानी प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी या बेसिस ऑफ हेरिडिटी या पैटर्न ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड। यहां से मोशन के द्रोणा टू कैंपस में जाना हेरिडिटी है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू, और किस रास्ते से जा रहे हैं? इनहेरिटेंस। समझ में आ रही बात? लिखेगा। अब बताओ, बाहर कोई इस बीमारी के बारे में पूछेगा क्या? अरे ये डाउट है क्या आपका? क्योंकि कॉपी में आप लिखने वाले, ये तो एक एग्जाम्पल मात्र है जिससे हमने इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझा है। इनहेरिटेंस को लिखेंगे, इनहेरिटेंस को लिखेगा बेसिस ऑफ हेरिडिटी, बेसिस ऑफ हेरिडिटी, या ये भी लिख सकते हो पैटर्न ऑफ हेरिडिटी। किस पैटर्न से हेरिडिटी हो रहा है? पैटर्न ऑफ हेरिडिटी, पैटर्न ऑफ हेरिडिटी या बेसिस ऑफ हेरिडिटी। कंप्लीट है? अब बताओ, जेनेटिक्स में अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं
तो उसके लिए हमें उसका क्या पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस, कि कैसे वो ट्रांसफर हो रहा है। ये पता है तो हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बताओ, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड, और कैसे ट्रांसफर हो रहा है वो, जितना कॉपी में लिखा उसमें किसी को डाउट है तो पूछ ले। कोई डाउट? आगे बढ़े? ठीक है। अब यहां पे एक नोट लगाइएगा, यहां पे एक नोट लगाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। मैं क्या लिखने वाला हूं समझिएगा। एक स्टेटमेंट है, लाइक बिगेट्स लाइक। ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम टारगेट किसको करेंगे, वेरिएशन। लाइक बिगेट्स लाइक, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है इसको समझते हैं। बताओ, क्या हेरिडिटी का मतलब था कैरेक्टर का पेरेंट से ट्रांसफर होना? तो बताओ, एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, लाइक बिगेट्स लाइक। अब छोड़ दे बेटा, जो छूट गया उसको छोड़ दे, आगे आगे वो बाद में लिख लेंगे हम लोग, है ना। लाइक बिगेट्स लाइक, बिगेट्स का मतलब है प्रोड्यूस करना, बिगेट्स का मतलब है प्रोड्यूस करना, और लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब है जैसा हम हैं वैसा ही प्रोड्यूस करेंगे। क्या हेरिडिटी का मतलब आपने बोला था ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर, तो अगर कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उनके प्रोजनी में जा रहा है, तो प्रोजनी भी तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरह ही होगा। समझना, पेरेंट्स की तरह होने का मतलब मैं क्लोन नहीं बोल रहा हूं, मैं एग्जैक्ट फोटोकॉपी की बात नहीं कर रहा हूं। जैसा प्रोजनी है, जो प्रोजनी प्रोड्यूस हो पेरेंट्स की तरह होगा, उसके बोलने का मतलब है कि कई बार आप देखते हो कि जब हमारे कोई रिलेटिव्स हमारे घर पे आते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन को देख के बता देते हैं कि ये आप ही का बेटा होगा, इतना ऑरा अपना मैच करता है। अरे बोलो ना। या इसको ऐसे समझो कि अगर इंसान का बच्चा होगा तो उसको देख के बता सकते हैं ना इंसान का ही बच्चा होगा, अरे उसके भी दो पैर हाथ, अरे बोलो ना। तो ये कहने का मतलब ये कि जैसा हम हैं वैसा ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि कैरेक्टर ट्रांसफर होकर के किससे आया है, पेरेंट्स से आया है। तो अगर कैरेक्टर पेरेंट्स से ट्रांसफर होकर प्रोजनी में जा रहा है तो प्रोजनी भी तो पेरेंट्स की तरह ही होगा। ये कहने का मतलब है, मैं एग्जैक्ट फोटोकॉपी की बात नहीं कर रहा हूं। तो लिखेगा एक लाइन नोट में, हेरिडिटी, हेरिडिटी is associated with, heredity is associated with like begets like, heredity is associated with, लिखा है like begets like, like begets like, मतलब begets का मतलब प्रोड्यूस करना, तो लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब जैसा हम हैं वैसा ही प्रोड्यूस करेंगे। तो आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिगेट्स का मतलब प्रोड्यूस करना, यहां लिख लो बिगेट्स का मतलब प्रोड्यूस करना, तो लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब जैसा हम हैं वैसा ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है भाई, अगला टर्म क्या है बताओ। तो अब हेडिंग लगाएंगे हम लोग वेरिएशन। अब हेडिंग लगाओ वेरिएशन, वेरिएशन। कहने बात, इस क्लासरूम में हम सभी सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे से 100% सिमिलर नहीं है। या अगर मैं फैमिली लेवल पे बात करूं, क्या हम अपने पेरेंट्स के 100% सिमिलर हैं? नहीं। और नहीं हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के 100% सिमिलर थे। मतलब हमारे अंदर डिफरेंसेस है, इसी को बोलते हैं हम क्या, वेरिएशन। इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज हैविंग सम डिफरेंसेस, दीज आर कॉल्ड वेरिएशन। अगर हम स्पीसीज बदल दें
ह्यूमन और एनिमल का कंपैरिजन करें वहां भी डिफरेंसेस दिखेगा, लेकिन उसके लिए मैं वेरिएशन टर्म यूज नहीं कर रहा हूं। वेरिएशन टर्म मैंने कब यूज किया, जब मैंने बोला सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच मिलने वाले डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। दूसरी बात, ये वेरिएशन का डिफिनेशन जो हम यहां पे लिख भी लेंगे, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि जो वेरिएशन आ रहा है, मतलब हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं है, नहीं हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के सिमिलर हैं, आखिर क्या वजह है इस वेरिएशन की, किसकी वजह से ये वेरिएशन आता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। यानी कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस है जो हो रहा है जो वेरिएशन ला रहा है। अब बताओ, क्या ह्यूमन के केस में नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और उस दौरान गैमीट बनेगा तो मियोसिस डिवीजन होगा, और अगर मियोसिस डिवीजन होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा। नाम सुना होगा क्रॉसिंग ओवर सेल बायोलॉजी में, है ना, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे भी आगे चल के। तो क्रॉसिंग ओवर वो प्रोसेस जो नया कॉम्बिनेशन बनाता है। अब क्रॉसिंग ओवर है क्या, कैसे नया कॉम्बिनेशन, सब पढ़ना अपने को। उसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमारे अंदर डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अब कुछ के दिमाग में शायद ये भी टर्म आया होगा, एक टर्म सुना होगा आपने, म्यूटेशन। सुना है म्यूटेशन? म्यूटेशन भी एक वजह हो सकती है, लेकिन म्यूटेशन आपको पता है, आप बोलते हो सडन चेंज, कभी कभार होता है, हर बार, जबकि क्रॉसिंग ओवर हर बार होता है। तो ये क्रॉसिंग ओवर ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे अंदर डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो वजह क्या है वो तो बात की बात है। वेरिएशन का डिफिनीशन क्या हो गया बताओ, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज हैविंग सम डिफरेंसेस, दीज आर कॉल्ड वेरिएशन। लिख सकते हैं, लिखिएगा, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, individual of same species having some differences, individual of same species having some differences, these are called variation. Individual of same species having some differences, these are called variation. बताओ, the branch of science which deal the study of heredity and variation is called transfer of character from one generation to another generation is called process of heredity is called inheritance, or individual of same species having some differences is called variation. जितना कॉपी में लिखा, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट? आगे बढ़े। अब कुछ फैक्ट, जैसे ये टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, तो ये कुछ टर्म है जो मेरे साथ आपको लिखना होगा। देखो, हर टॉपिक का जैसा नेचर है वैसा पढ़ाने का तरीका। अभी तक आपने क्या किया, मैंने पहले समझाया फिर लिखवाया। अब मान लो फैक्ट है कि टर्म जेनेटिक्स इन्होंने दिया, तो बिना समझाए भी लिख सकते हैं ना, अरे बोलो ना। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि पहले कॉपी में लिखते हैं बाद में समझते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि पहले समझते हैं फिर कॉपी में लिखते हैं। मान लो कोई डायग्राम मैं बना के समझाना चाह रहा हूं, तो पहले डायग्राम बनाऊंगा तब तो समझा पाऊंगा। तो उस टाइम पे मैं डायग्राम बनाऊंगा और आपको बोलूंगा आप भी मेरे साथ डायग्राम, ताकि टाइम मैनेजमेंट हो सके। तो अब मैं अगला पॉइंट जो लिखने वाला हूं, यहां पे एक नोट लगाइएगा, और नोट में 3 4 5 पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं। वो फैक्ट है जो मेरे साथ लिखिएगा, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, अगर हम बात करें टर्म जेनेटिक्स, ये जो टर्म जेनेटिक्स है ये दिया था बैटसन ने। टर्म जेनेटिक्स बैटसन। दूसरा है फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसको बोलते हैं हम लोग, मेंडल। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। तीसरा पॉइंट है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, या इससे पहले मॉडर्न जेनेटिक्स की बात कर लें, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स
फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन। और बैटसन ने कुछ और टर्म भी दिए हैं, जैसे कि अलील टर्म हो गया, होमोजाइगस, उसके बाद है हेट्रोजाइगस, और फिर है फीलियल टर्म, जिसका मतलब है प्रोजनी। ठीक है, रुकेगा, जहां तक लिखा है रुकेगा, फिर कंप्लीट करेंगे। मुझे पता है कि अभी सारे पॉइंट कंप्लीट हुए नहीं हैं, रुकिए, टाइम दिया जाएगा लिखने के लिए। इसके इधर भी कुछ पॉइंट है जो मुझे लिखना है, तो पहले इसके बारे में बात कर लेता हूं। जहां तक लिखा रुकिएगा। पहला पॉइंट आपने क्या लिखा कि जो टर्म जेनेटिक्स है वो किसने दिया है? बैटसन। तो बैटसन ने जेनेटिक्स टर्म दिया है। दूसरा पॉइंट, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। मेंडल ने उस टाइम पर जेनेटिक्स की बात की थी पी प्लांट में, जिस टाइम पे माइक्रोस्कोप हम डिस्कवर नहीं कर पाए थे। उस टाइम पे जीन क्या होता हमें पता नहीं था। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाए तो आपने नाम किसका लिया? मेंडल जब पी प्लांट पे अपना वर्क कर रहे थे, उनका जो पेपर था एक्सपेरिमेंट का, वो 1865 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1884 में मेंडल की डेथ हो गई और मेंडल अपने काम को लेकर के फेमस नहीं हो पाए। 1900 में 3 साइंटिस्टों ने फिर से मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया और तब जाकर के मेंडल फेमस हो पाए। तो इस फैक्ट से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो आदमी अपने ही काम को लेकर के फेमस नहीं हो पाया, वो जेनेटिक्स को कहां से फेमस करा पाएगा? इवन जब मेंडल पी प्लांट पे वर्क कर रहे थे, उस टाइम पे जेनेटिक्स जैसा टर्म भी कोई नहीं था। तो ये टर्म वगैरह किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। और जेनेटिक्स को पूरे वर्ल्ड में फेमस कराने का काम किसने किया था? बैटसन ने। इसीलिए आपने बोला कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाए तो क्या नाम जाएगा? बैटसन का। बैटसन ने सिर्फ जेनेटिक्स ही टर्म नहीं दिया, इसके अलावा इन्होंने जो टर्म दिया वो है अलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और फीलियल, FILIAL। फीलियल का मतलब क्या हो गया? प्रोजनी। ये सारे टर्म किसने दिए हैं? बैटसन ने दिए हैं। अब एक बात, क्या हमने ये भी समझ लिया कि अलील टर्म का क्या मतलब है? नहीं। क्या हमने ये भी समझ लिया होमोजाइगस क्या मतलब? नहीं। हमने बस लिखा है कि डिफरेंट टर्म किसने दिया है? बैटसन ने। इन टर्म का क्या मतलब है ये समझना अभी बाकी है। अब क्यों मैंने बोला? क्योंकि कॉपी में आप लिखोगे और लिखते दिमाग क्लिक करेगा ये अलील होता क्या है, कि मैंने बोला कॉपी लिखने को डाउट हो तो पूछना आपको, तो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि अभी बस आप ये लिख रहे हो ये टर्म किसने दिया है? बैटसन ने दिया है। इन डिफरेंट टर्म का क्या मतलब है वो आगे हमें बताया जाएगा। अरे बोलो। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स लिखेगा, बात करते हैं। इधर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूं। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इसमें नाम आता है मॉर्गन का। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। और इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो है ड्रोसोफिला। और इसी को हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई। और इसके बाद है इन्होंने जो डिफरेंट टर्म दिए
उसमें एक टर्म है लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर। ये डिफरेंट कंसेप्ट इन्हीं से रिलेटेड हैं। और फाइनली फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, इसमें नाम आता है गैरॉड का, गैरॉड का। ठीक है, रुकेगा। क्या आप सब लोगों ने इधर वाली इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली? ठीक है, मैं ये भी नहीं हटा रहा हूं, बट अगर हम साथ साथ चल रहे थे, जिस तरह से मैंने बोला फॉलो कर रहे होगे, तो ये यहां तक कंप्लीट सबका हो गया होगा, है ना। उधर आपने लिखा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, किसको बोला आपने? मॉर्गन को। मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट जिस पे किया था उसका नाम है ड्रोसोफिला। ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा? फ्रूट फ्लाई। एक नॉर्मल मक्खी जो घरों में आपको दिखाई देती है, और एक वो मक्खी जो जहां पे जूस वगैरह निकालते हैं, हम लोग तो बड़ी बड़ी मक्खियां, उसकी साइज छोटी मक्खी से बड़ी है, उसको बोलते हैं ड्रोसोफिला, उसी को बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। उस पर उन्होंने अपना वर्क किया था। किसने? मॉर्गन ने। और इस पर एक्सपेरिमेंट करके कुछ कंसेप्ट, कुछ टर्म दिए, जिसमें आपने पहला टर्म लिखा क्या? लिंकेज। फिर क्या लिख रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये टर्म यूज भी किया था, क्रॉसिंग ओवर। समझ रहे हो ना? अब लिंकेज की बात, एक लिंकेज एक टॉपिक है पूरा, नियर अबाउट 3 लेक्चर लगेगा लिंकेज को अकेले कंप्लीट करने में। तो आज मैं लिंकेज कैसे समझा पाऊंगा आपको? तो आपने बस ये लिखा कि ये जो डिफरेंट टर्म है वो किससे रिलेटेड है? मॉर्गन से। और ये जो डिफरेंट टर्म है वो किससे रिलेटेड है? बैटसन से। और फाइनली आपने लिखा यहां पे फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, किसको बोला आपने? गैरॉड। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गैरॉड। अब इन पांचों पॉइंट को एक बार रिपीट करता हूं, तब लिखिएगा। आपने बोला फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स एंड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ये बोला ना आपने? अब समझना, मॉर्गन ने एक इंसेक्ट पे काम किया था जिसका नाम क्या है? ड्रोसोफिला। अच्छा, मेंडल ने काम किया था पी प्लांट पे, और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसको बोला आपने? गैरॉड को। तो इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कहीं ना कहीं ह्यूमन रहा होगा। अरे बोलो ना। अब हो क्या रहा है? मेंडल ने जब पी प्लांट पे वर्क किया, समझना, जब मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया तो उन्होंने बताया कि पी प्लांट में कोई कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो वैसे ही इन्होंने बताया होगा, मॉर्गन ने, कि ड्रोसोफिला में कोई कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो वैसे ही गैरॉड ने बताया होगा कि ह्यूमन में कैसे कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। मतलब कहानी प्लांट से शुरू होते होते हमारे ऊपर आ जाए और हम पढ़ लें कि हमारे अंदर भी कोई कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो आपका जेनेटिक्स का पहला सेक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अरे बोलो, टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था? टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था? बैटसन ने। अलील टर्म होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। तो मैंने बोला इन डिफरेंट टर्म का मतलब क्या, ये भी डिस्कस, ये डिस्कस करना अभी बाकी है। लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। क्या इधर वाली इंफॉर्मेशन में मिटा सकता हूं? कंप्लीट है? बातों से लग रहा है कि कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट है सबका? अब देखो यहां पर जो हमने ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन लिखा है, इसमें कुछ टर्म अपने सामने आए। जैसे मैंने बोला अलील क्या होता है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। पहले हमें इन डिफरेंट टर्म को समझना होगा। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे एक टॉपिक है मेंडलिज्म। मेंडलिज्म कुछ भी अभी लिखना नहीं है। मेंडलिज्म
इसके बाद दूसरा टॉपिक है पोस्ट मैंडलिज्म। पहला क्या मैंने बोला, दूसरा मैंने बोला पोस्ट, यानी मेंडल के बाद जो काम हुए जेनेटिक्स में वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक है मॉर्गन जेनेटिक्स, अभी नाम आपके सामने आया था ये मॉर्गन जेनेटिक्स। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन जेनेटिक्स। ये 4 सेक्शन है जिसमें हम इस जेनेटिक्स को बांटते हैं। पहला मैंने क्या बोला, मैंडलिज्म, फिर पोस्ट मैंडलिज्म, फिर मॉर्गन जेनेटिक्स और फिर ह्यूमन। और मॉड्यूल में जो क्वेश्चन का अरेंजमेंट है ना वो ऐसे ही है। जैसे मान लो अगर मैंडलिज्म कंप्लीट है तो मॉड्यूल में इसका क्वेश्चन होगा जो हमें डिस्कस करना होगा। अगर पोस्ट मैंडलिज्म कंप्लीट हो जाए तो फिर इसका क्वेश्चन है वो हमें डिस्कस करना होगा। फिर ऐसे ही मॉर्गन जेनेटिक्स जो ड्रोसोफिला पे इन्होंने वर्क किया वो पढ़ लें, इसके क्वेश्चंस की बात कर लें। फिर ऐसे हम बात कर लें ह्यूमन जेनेटिक्स और इसके क्वेश्चंस की बात कर लें, तो अपना जेनेटिक्स क्या हो जाएगा, कम। ये तो करना अपने को। अब हमें शुरुआत किसकी करनी है, लेकिन चाहे मैंडलिज्म पढ़ो, चाहे पोस्ट मैंडलिज्म पढ़ो, चाहे मॉर्गन जेनेटिक्स पढ़ो, चाहे ह्यूमन जेनेटिक्स, ये अलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो जेनेटिक्स के हर लेक्चर में नियर अबाउट आपको सुनने को मिलेगा। तो अगर ऐसा है कि ये टर्म सब में मिलने वाला है तो क्यों ना पहले हम यही समझ लें कि डिफरेंट टर्म का मतलब क्या होता है। यानी इस मैंडलिज्म की शुरुआत करने से पहले हमें इन डिफरेंट टर्म का क्या मतलब है, यानी जो टर्मिनोलॉजी हम जेनेटिक्स में यूज करते हैं पहले उसको टारगेट करेंगे। और जैसे ही टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा हम इंटर कर जाएंगे किसमें, मैंडलिज्म में। तो 4 सेक्शन कौन कौन सा बताओ, मैंडलिज्म, पोस्ट मैंडलिज्म, मॉर्गन जेनेटिक्स। तो फाइनली हम यही तो पढ़ेंगे कि हमारे अंदर कोई कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ये 4 सेक्शन है जेनेटिक्स का जो हमें एक एक करके पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा टर्मिनोलॉजी। तो हेडिंग लगाओगे आप टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी जिसमें जो डिफरेंट टर्म आएगा, क्या क्या है टर्म, उनका क्या मतलब है, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब नियर अबाउट मान चलो जब 5 लेक्चर के आसपास हम लोग जाते हैं ना, 4 to 5 लेक्चर, तो जेनेटिक्स के डिफरेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। आप पेन चलाओगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और जेनेटिक्स उसका स्ट्रांग माना जाता है जो कम से कम पेन चलाए और क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर ले। क्योंकि मैंने पहले बोल दिया बायोलॉजी का यही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो अच्छा ना, अगर इसको भी बिना सॉल्व किए हम सॉल्व कर लें, शॉर्टकट मेथड सॉल्व कर लें, तो यहाँ भी टाइम को हम बचा पाएंगे और उस लेवल तक भी जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो बताओ, हमने जितनी इंफॉर्मेशन लिखी है इसमें किसी को डाउट है तो पूछ ले। कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़े। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आप लोग लिखना कैरेक्टर, कैरेक्टर, और फिर दूसरा टर्म हम डिस्कस करेंगे ट्रेड। तो पहले लिखो कैरेक्टर और फिर लिखो ट्रेड। पहले आप कैरेक्टर लिख के छोड़ दो, ट्रेड बाद में लिखना, कैरेक्टर बस लिखना है। जैसे होगा क्या, कैरेक्टर और ट्रेड मिलते जुलते टर्म हैं, इसीलिए दोनों को एक साथ, जैसे अभी आपने लिखा था ना होमोजाइगस और क्या लिखा था हेटेरो, तो जो मिलते जुलते टर्म है ना उनको एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि समझ जाएं कि दोनों कंसेप्ट क्या और दोनों में डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस क्या है वो समझ पाए, इसीलिए ऐसे टर्म को एक साथ डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर और ट्रेड की भी वही कहानी है, इतने सिमिलर टर्म है कि कैरेक्टर की जगह ट्रेड और ट्रेड की जगह कैरेक्टर एनसीईआरटी ने लिखा है, तो समझना पड़ेगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। जैसे समझना, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्लांट हाइट या स्टेम हाइट भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। प्लांट हाइट मैंने बोला, या मैंने एक एग्जांपल लिया फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। तो एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट हाइट या फ्लावर कलर, ये उस प्लांट का क्या है, कैरेक्टर है।
तो एक लाइन का डेफिनेशन लिखेगा कैरेक्टर में, एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, any feature of an organism is called character. Any feature of an organism is called character. For example, plant height, flower color. For example, plant height, और एक और एग्जाम्पल फ्लावर कलर। लिख लिया। अब दूसरा टर्म आपने क्या लिखा बताओ? ट्रेड। ट्रेड को लिखिएगा, कैरेक्टर के बाद दूसरा टर्म लिखोगे ट्रेड। ट्रेड करें बात। देखो यहां पर जो ट्रेड है वो है क्या और इन दोनों में क्या अंतर, इसको समझिएगा। आप बताओ, जैसी टर्मिनोलॉजी खत्म होगा हम क्या शुरू करेंगे? मेंडलिज्म। आपको पता है क्या शुरू करेंगे? मेंडलिज्म, जिसमें मेंडल की कहानी चलेगी। मेंडल ने पी प्लांट पे जब वर्क किया तो कुल कितने कैरेक्टर को लेकर मेंडल ने पी प्लांट में वर्क किया था? 7। मेंडल ने 7 कैरेक्टर को लेकर के पी प्लांट पे अपना वर्क किया। अब ऐसा नहीं कि कॉपी में कहीं लिख दो, कुछ नहीं लिखना आपको, जो मैं बोलूंगा वही लिखना है। अगर वो इंपॉर्टेंट है कॉपी में आएगा जिस दिन उसका टाइम आएगा। तो आपको आपसे ज्यादा चिंता है कि जो कॉपी में लिख लिया यहीं से क्वेश्चन बने, इसलिए जब बोलूं तो लिखना आपको, ठीक है ना। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लेकर के पी प्लांट पे वर्क किया था। उसमें से एक कैरेक्टर मान लो मैंने लिख दिया क्या? प्लांट हाइट, और मान लो दूसरा कैरेक्टर लिख दिया फ्लावर कलर, ठीक है। अब प्लांट हाइट में मैंने लिखा कि प्लांट टॉल है या प्लांट ड्वार्फ है, ठीक है। ऐसे में फ्लावर कलर की बात करूं तो मान लो मैं लिख रहा हूं कि फ्लावर रेड है या मान लो फ्लावर व्हाइट है। तो ये जो प्लांट हाइट आपने लिखा है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? कैरेक्टर को। और ये जो कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म है इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। यानी कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? तो बताओ यहां पर फ्लावर कलर क्या है? अभी लिखा था कैरेक्टर है, तो इस कैरेक्टर का ये जो डिफरेंट फॉर्म है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रेड। यानी ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिर से बोलता हूं, कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को, कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को। अच्छा, इस यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक कैरेक्टर के लिए कितने ट्रेड दिख रहे हैं? एक कैरेक्टर के लिए कितने ट्रेड दिख रहे हैं? तो अगर मेंडल ने 7 कैरेक्टर को सेलेक्ट किया होगा तो एक कैरेक्टर के लिए अगर 2 ट्रेड होगा तो 7 कैरेक्टर के लिए टोटल 14 ट्रेड होगा। और ये सारे के सारे ट्रेड अपने सिलेबस में हैं जिसको मेंडलिज्म के टाइम पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस बात को समझना, जब तक मेंडलिज्म चलेगा, बातों को सुनिएगा, जब तक मेंडलिज्म चलेगा, कुछ लोग उदास होंगे कि क्लास कब छुट्टी, लास्ट क्लास में ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम क्लास 1 बजे ही छोड़ें। आपको जिस दिन लगेगा ना कि सर अब थक गए हैं, आप बोलोगे मैं 12:45 पे क्लास छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये तो रोज ही लगता है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सही है ना? बिल्कुल, मैंने बोला ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है भाई। अब क्लास शुरू हुई तभी पढ़ने का मूड नहीं तो उसका कुछ नहीं कर सकते। सिलेबस टाइम पे कैसे कंप्लीट होगा भाई? अरे बोलो। और ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, और ऐसा नहीं कि एक लाइन का डेफिनेशन बोल दिया आगे बढ़ दिया, नहीं, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, उसका क्या मतलब है। तो मैं फिर से बोलता हूं, यहां पर कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को मैंने क्या बोला? जब तक मेंडलिज्म चलेगा। तो क्या मेंडलिज्म जब तक चलेगा, मेंडलिज्म खत्म तो जेनेटिक्स खत्म हो गई क्या? उसके बाद क्या पढ़ना है? पोस्ट मेंडलिज्म, फिर मॉर्गन जेनेटिक्स, फिर ह्यूमन जेनेटिक्स तक जाएंगे हम लोग। जब तक मेंडलिज्म चलेगा एक कैरेक्टर के लिए 2 ही ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। एक कैरेक्टर के लिए आपको सिर्फ 2 ही ट्रेड मिलेगा जब तक मेंडलिज्म चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेंडल ने प्लांट हाइट कैरेक्टर लिया, ठीक है, और वो पी प्लांट पे काम कर रहे थे। कोई प्लांट टॉल है और कोई प्लांट डॉर्फ है। बताओ अगर मेंडल सिर्फ एक प्लांट लेते, कोई एक प्लांट लेते,
तो या तो वो प्लांट टॉल होता या तो प्लांट डॉर्फ होता। अगर मुझे कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को देखना है तो मुझे कहां जाना होगा, पॉपुलेशन में जाना होगा। एक प्लांट से बात नहीं बनेगी। मेंडल ने पी प्लांट के हजारों प्लांट लिए और उस पर काम किया है। तो बताओ, जब मेंडल प्लांट हाइट की बात करते होंगे तो जब वो पॉपुलेशन में गए होंगे हजारों प्लांट के पास, तो उनको दिखाओ कोई प्लांट टॉल है और कोई प्लांट, तो एक कैरेक्टर के कितने फॉर्म दिखने लगे, दो। इसी को आपने क्या बोला, ट्रेड। इसी क्या बोला, तो मैंने बोला जब तक मेंडलिज्म चलेगा एक कैरेक्टर के लिए दो ही ट्रेड मिलेगा, जब तक मेंडलिज्म चलेगा। लेकिन मान लो यही पी प्लांट की हाइट की जगह हम ह्यूमन हाइट की बात करते हैं, अपनी हाइट की बात करें, और हम पॉपुलेशन में जाएं, तो मैंने बोला जिसकी हाइट 6.5 फीट है वो टॉल मैंने बोला, और जिसकी हाइट 3.5 फीट है उसको मैं डॉर्फ बोल रहा हूं। तो क्या पॉपुलेशन में सिर्फ 6.5 और 3.5 फीट वाले ही हैं क्या? अरे बीच वाले भी तो हैं। यानी उस दौरान उस हाइट में एक कैरेक्टर के लिए दो नहीं, दो से ज्यादा ट्रेड मिलेंगे। लेकिन जब तक मेंडलिज्म चलेगा एक कैरेक्टर के लिए सिर्फ दो ही ट्रेड मिलेगा। अरे बोलो, क्योंकि मेंडल की बात मेंडल के अकॉर्डिंग करनी होगी, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना होगा। तो फिर से बोलता हूं, कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल प्लांट हाइट कैरेक्टर है, तो इसका जो डिफरेंट फॉर्म है टॉल और डॉर्फ वो क्या है? ट्रेड है। फ्लावर कलर क्या है? कैरेक्टर है, और इसका जो डिफरेंट फॉर्म है रेड और व्हाइट, ये लिख सकते हैं। लिखिए, ट्रेड को डिफाइन करेगा। ट्रेड को डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ, कुछ छूटा तो नहीं बेटा? फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? फायदा है ना, फायदा हो रहा है ना। जो छूटा तो देखो अब यहाँ नहीं छूटेगा बेटा, है ना। कितना ख्याल रख रहा हूं मैं, है ना। लिखिएगा, लिखिए क्या लिखा आपने? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेड। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखना, प्लांट हाइट क्या कैरेक्टर है? नो सर, है ना, प्लांट हाइट, और इसका जो डिफरेंट फॉर्म है ये ट्रेड। तो फॉर एग्जांपल यहां से लिख लो प्लांट हाइट कैरेक्टर, और जो डिफरेंट फॉर्म है इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड। ऐसे ही फ्लावर कलर कैरेक्टर, और इसका डिफरेंट फॉर्म क्या है? ट्रेड है। तो दो एग्जांपल मैंने लिखा, प्लांट हाइट और फ्लावर कलर, ये ऐसे लिख लीजिएगा। यहां पर दो एग्जाम्पल आपने लिया, एक ये और एक इसके नीचे। लिख लिया सबने? कंप्लीट है? फाइनल कमेंट लेते हैं। आप ये बताओ, कैरेक्टर मान लो मैंने लिया प्लांट हाइट, और मैं मेंडल की बात करूं तो मेंडल ने एक ही प्लांट पे वर्क किया था या हजारों प्लांट लिए थे? यानी पॉपुलेशन लेवल की बात चल रही थी। अगर मुझे उस कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को देखना है तो पॉपुलेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअली अगर मैं एक प्लांट लूंगा तो या तो वो टॉल हो गया तो वो, तो कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म की एनालिसिस करना तो कहां जाना होगा? पॉपुलेशन में, मेंडल के, और उसके भी आधार पर आपको एक कैरेक्टर के लिए दो ट्रेड दिख रहा है। अब समझना कब कैरेक्टर और ट्रेड बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये आपको समझाता हूं। अगर मैंने एक पी प्लांट लिया जो कि टॉल है, मैंने एक ही पी प्लांट लिया जो, मतलब मैंने एक टॉल पी प्लांट लिया। अब जो टॉल पी प्लांट की बात कर रहा हूं उसमें जो टॉलनेस है ये उसका कैरेक्टर है या उसका ट्रेड है? यही जेनेटिक समझना। इंडिविजुअल लेवल पे जो मेरा ट्रेड है वही मेरा कैरेक्टर है। ये आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, ये समझना आप कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल लेवल, अरे बोलना कोई प्लांट टॉल है उसका कैरेक्टर है भाई, है बिल्कुल है। तो क्यों कई जगह कैरेक्टर जगह ट्रेड और ट्रेड की जगह कैरेक्टर लिखा गया, यही समझा रहा हूं। इंडिविजुअल लेवल पे जो मेरा कैरेक्टर है वही मेरा ट्रेड हो जाता है। लेकिन मेंडल एक प्लांट को लेकर वर्क नहीं किया, तो उन्होंने
पॉपुलेशन लेवल की बात की थी, इसलिए जो कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म उनको मिला था पॉपुलेशन में, उसके लिए मैंने टर्म यूज कर दिया ट्रेड। कोई प्लांट टॉल था तो कोई प्लांट डॉर्फ है, और आपने बोला कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जो मेरा कैरेक्टर होगा वही मेरा ट्रेड हो जाएगा। लेकिन मेंडल एक इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रहे थे, किस लेवल बात कर रहे थे, पॉपुलेशन। इसीलिए कभी किसी क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया जाए कि एक टॉल प्लांट है और लिख दिया उसका कैरेक्टर है, सही है, क्योंकि एक टॉल प्लांट है इंडिविजुअल लेवल पे, तो जो मेरा कैरेक्टर है वही मेरा। इसलिए ये लड़ने मत आ जाने मेरे पास कि ये सर कैसे हुआ, यही आपको समझा रहा हूं। तो जेनेटिक्स इतना मतलब एक लाइन का डिफरेंस, लेकिन उसको नहीं समझोगे ना। अच्छा मैं नहीं बताता तो कौन सा सेहत पे फर्क पड़ जाता? अरे आपने कॉपी में तो लिख ही लिया ना, अरे बोलो। लेकिन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं। तो मैंने बोला इंडिविजुअल लेवल पे दोनों बातें क्या हो जा रही हैं, सेम हो जा रही हैं। लेकिन पॉपुलेशन लेवल पे जाए तो दोनों बातें अलग अलग हैं। तो एक कैरेक्टर का जो डिफरेंट फॉर्म पॉपुलेशन में दिख रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। मेंडल ने कितने कैरेक्टर को लेकर पी प्लान पेपर किया था? ये अभी लिखा, लिखना अभी। तो जिस दिन लिखेंगे पहले पूछूंगा, बताओगे ना भाई एक कैरेक्टर के लिए कितने ट्रेड की बात की थी? तो 7 कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना, और कैसे ट्रांसफर हो रहा है? इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज में कुछ डिफरेंसेस। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको बोलेंगे? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। अलील टर्म किसने दिया था? बैटसन ने। होमोजाइगस टर्म बैटसन ने। अलील टर्म कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को बोलेंगे ट्रेड, कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को। और अगर डिफरेंट फॉर्म को देखना तो कहां जाना पड़ेगा, पॉपुलेशन में जाना पड़ेगा। जितना लिखा उसमें कोई डाउट किसी को? आगे कहानी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।